विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है हमारा जो उपसर्ग नामक पाठ चल रहा था, तो आज हम उसके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाया कि जो उपसर्ग होते हैं वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें विशेषता ला देते हैं। ठीक है। और हमने ये भी सीखा था कि उपसर्ग के जो है वो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? एक तो होते हैं संस्कृत के अव्यय, संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 3 है हिंदी के उपसर्ग और नंबर 4 है विदेशी उपसर्ग। और विदेशी उपसर्गों के अंतर्गत जो है वो उर्दू और फारसी, अरबी या अंग्रेजी के उपसर्ग आप कह सकते हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले जो है आज जानेंगे, सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग के बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा जो है वो हिंदी की सबसे प्राचीन भाषा है। कहते हैं कि संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी है, यानी सभी भाषाओं का जो उद्गम हुआ है, सभी भाषाएं जब आई हैं वो किस भाषा से आई हैं? संस्कृत भाषा से आई हैं। तो आज हम सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग हैं वो कितने हैं? 22 उपसर्ग हैं। ठीक है। तो 22 उपसर्ग जो है वो हिंदी भाषा में लिए गए हैं। नंबर 1 है प्र। प्र का मतलब होता है अधिक या आगे। दूसरे नंबर पे है परा, तीसरे पे अप, चौथे पे सम, अनु, औ, निश, निर, दुष, दुर, वी। और आगे है नि, आ, अति, अधि, सु, उत, अभि, परि, उप, प्रति, स्व। तो इस प्रकार से हम इनको याद कर सकते हैं। अब इन सभी का यहाँ पर अर्थ भी दिया गया है। ठीक है। जो हमारे ये संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं इनका अर्थ भी है। क्या अर्थ है? प्रा का अर्थ होता है अधिक या आगे, परा का अर्थ होता है उल्टा या पीछे, और नंबर 3 है अप। अप का अर्थ होता है लघुता या दूर, सम का अर्थ होता है अच्छा या पूर्ण, और अनु का अर्थ होता है पीछे या निम्न, औ का अर्थ होता है अनादर या पतन, और निस का अर्थ होता है रहित या पूरा। 8 नंबर पे है निर। निर का मतलब होता है बिना या बाहर, और दुष का अर्थ होता है बुरा या कठिन। दुर का जो अर्थ होता है वह है कठिनता, और वी का जो अर्थ होता है वह है विशेषता। ठीक है। इसी प्रकार से नी का अर्थ होता है निषेध, आ का तक या उल्टा, अति का अधिक, अधि का ऊपर, शु का श्रेष्ठ, उत का ऊंचा या श्रेष्ठ, और अभि का सामने या पास। परि का जो अर्थ होता है वह है आसपास, और उप का अर्थ होता है निकट, और इसके बाद है प्रति का होता है विशेषार्थ में, यानी विशेष अर्थ में। स्व का अर्थ होता है अपना। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे संस्कृत भाषा के जो है वो 22 उपसर्ग हैं और इनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। अब इन उपसर्गों से हम कितने सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। कि हम इन प्रा उपसर्ग को किस मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़ करके एक नया शब्द बनाएं, ये मनुष्य के अभ्यास से, ये हम लोगों के अभ्यास पर निर्भर करता है कि हम कितनी पुस्तकों को पढ़ते हैं और जो हम पढ़ रहे हैं उनको हम अभ्यास में कितना ले रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इनका कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाती हूँ कि किस प्रकार से हम इन उपसर्गों के माध्यम से जो है वो शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। प्रा उपसर्ग है, यहाँ पर मैंने बल लिखा। क्या लिखा मैंने? बल मूल शब्द लिखा। अगर हम इसमें प्रा उपसर्ग जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रबल। एक नया शब्द बन गया प्रबल। ऐसे ही यहाँ पर मैंने हार शब्द लिखा और इसके आगे यानी इससे पहले मैंने प्रा उपसर्ग जोड़ दिया तो ये एक नया शब्द बन गया प्रहार। क्या शब्द बना? ये प्रहार शब्द बन गया। ठीक है। ये इसके उदाहरण है दे रही हूं मैं आपको। इसी प्रकार से आप बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे ही लिखा हुआ है परा। परा का मतलब होता है उल्टा या पीछे। मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा जय। क्या शब्द लिखा मैंने? जय मूल शब्द है, लेकिन इसमें अगर मैंने परा उपसर्ग जोड़ दिया तो ये क्या शब्द बन जाएगा? पराजय। क्या शब्द बना? ये पराजय शब्द बन गया। ऐसे ही है अप।
अप उपसर्ग का मतलब होता है लघुता। तो यहाँ पर जो एक शब्द बना रही हूँ मैंने यहाँ पर लिखा मान। मान जो है हमारा मूल शब्द है, लेकिन इस पे अगर हम अप जो है वो उपसर्ग को लगाते हैं या जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा शब्द अपमान। ऐसे ही सम उपसर्ग से जो है हम यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण। हमने मूल शब्द क्या लिया, पूर्ण शब्द लिया, और पूर्ण शब्द से पहले अगर हम सम उपसर्ग को जोड़ते हैं तो एक नया शब्द बन जाएगा संपूर्ण। क्या शब्द बन जाएगा, संपूर्ण। जो माँ है उसको हम अंकी बिंदी के रूप में प्रयोग करेंगे यहाँ पे। ऐसे ही संयोग, ठीक है। तो इसी प्रकार से संसार, तो ये शब्द जो है वो इस सम उपसर्ग से ही बने हुए हैं। अनु, अनु का मतलब होता है पीछे। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा गमन। क्या शब्द लिखा मैंने, गमन। इसके पीछे अगर मैंने अनु उपसर्ग जोड़ दिया तो ये क्या शब्द बन गया, अनुगमन। ठीक है, क्या शब्द बना, अनुगमन शब्द बना। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है औ। आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पर सर्व जो है वो मूल शब्द लिया और इसके पीछे जो है आगे जो है वो औ उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या शब्द बन गया, औषध। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा गुण। तो गुण हमारा क्या है, मूल शब्द है, लेकिन इसके पहले अगर हमने औ उपसर्ग जोड़ा तो क्या शब्द बन गया, अवगुण। ठीक है। इसी प्रकार से निश का मतलब होता है रहित या पूरा। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है निश शब्द है। क्या शब्द है यहाँ पे, निश शब्द है। तो निश शब्द के बारे में मैं आपको 3 सेकेंड दे रही हूँ कि आप सोचिए कि क्या होगा, निश शब्द पे क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है। तो निश का मतलब क्या बताया मैंने, रहित बताया है। तो यहाँ पर जो है मैं समझती हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि निश शब्द जो है वो रहित से है। तो यहाँ पर जो है वो निस्सार, क्या शब्द बन सकता है, निस्सार शब्द बन सकता है। निस्तेज शब्द बन सकता है। क्या बन सकता है, निस्तेज। ठीक है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर है दुष। अब आप देखिए कि दुष शब्द में क्या यहाँ पर क्या शब्द बनाए हम। यहाँ पर देखिए कि साहस क्या होता है, साहस शब्द होता है, लेकिन अगर हम इससे पहले दुष शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा दुस्साहस। क्या लिखा जाएगा, दुस्साहस। आगे है हमारा दुर। दुर का मतलब होता है कठिनता। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो दुर्गम। क्या कहा मैंने, दुर्गम, जहाँ पर पहुंचा नहीं जा सकता। दुर्बल, क्या कहा हमने, दुर्बल। दुर्बल का मतलब जो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है उसको दुर्बल कहते हैं। ऐसे ही आप वी है, वी से हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर मैं आगे आपको उदाहरण दे देती हूँ उसका। वी का मतलब होता है विशेषता। कल भी मैंने आपको समझाया था कि ज्ञान शब्द होता है और ज्ञान शब्द में अगर हमने वी उपसर्ग जोड़ दिया तो एक नया शब्द बन जाता है विज्ञान। तो इसलिए जो है वी उपसर्ग से नया शब्द क्या बना, विज्ञान शब्द बन गया। ठीक है। अब हम 12वें नंबर पर जो दे रखा है वो दे रखा है नी। अब आप देखिए नी का क्या है, यहाँ पर हमने एक शब्द लिखा हार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निहार। ठीक है। इसी प्रकार से हम बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। आ का मतलब होता है तक या उल्टा। ऐसे ही आजन्म, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, आजन्म अर्थात जन्म से लेकर, ये एक नया शब्द बन गया। ऐसे यहाँ पर है अति। तो अति का मतलब देखो रिक्त। अगर हम यहाँ पे रिक्त शब्द लिखेंगे और यहाँ पर अति उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो नया शब्द क्या बनता है, अतिरिक्त। अधि, अधि का मतलब होता है ऊपर। तो यहाँ पर अगर हमने मूल शब्द लिखा कार तो यहाँ हम अधिक उपसर्ग जोड़ते हैं तो वो बन जाता है अधिकार। क्या बन जाता है, अधिकार बन जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से सु उपसर्ग है। सु का मतलब होता है श्रेष्ठ। अब यहाँ पर अगर हमने लिखा विचार, ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर हमने सु उपसर्ग जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, सुविचार हो जाएगा। ऐसे ही उत, उत का मतलब होता है श्रेष्ठ या ऊंचा। तो यहाँ पे कर्ष, अगर हमने ये उपसर्ग
मूल शब्द लिखा, तो इससे पहले हम उपसर्ग को जोड़ते हैं तो क्या कहलाएगा? उत्कर्ष। क्या कहलाएगा? उत्कर्ष कहलाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार से अभी, अभी का मतलब होता है सामने या पास, तो इसी प्रकार से यहाँ पे अभिमान शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अभिमान शब्द लिख लेंगे हम। अभिनिवेश भी कह सकते हैं। परि, परि का मतलब होता है आसपास, तो आप देखिए परिणाम, हम क्या लिखेंगे इसको? परिणाम शब्द यहाँ पर हम इस उपसर्ग के माध्यम से बना सकते हैं। उप का मतलब होता है निकट, तो हमारा जो पाठ का नाम है वह भी इसका क्या हो सकता है? उदाहरण हो सकता है उपसर्ग। ठीक है। उप विषय, ये सभी है। उप पुराण, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। प्रति का मतलब होता है विशेषार्थ में प्रतिकूल। ठीक है। हमने क्या शब्द लिया यहाँ पे? प्रतिकूल, प्रतिकूल, प्रतिज्ञा, ये सारे शब्द हम ले सकते हैं। प्रतिकार भी कर सकते, प्रतिकार शब्द भी लिख सकते हैं। स्व, स्व का मतलब होता है अपना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्वतंत्र या स्वराज। इस प्रकार से हम बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारे शब्द हमने लिखे, और जिनका हमने किन के माध्यम से लिखे? इन उपसर्गों के माध्यम से हमने लिखे। ठीक है। तो ये जो है, ये सभी उपसर्ग जो है, इन उपसर्गों से हम बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, और बहुत सारे क्या कहते हैं, शब्दों को अपने जीवन के शब्दकोश में शामिल कर सकते हैं। ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो जानकारी है वो समझ में आ गई होगी। और अब हम पढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग। किसके उपसर्ग? हिंदी के उपसर्ग। चलो प्यारे बच्चों, उपसर्ग के भेदों के अंतर्गत हम नंबर 2 पे पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के जो उपसर्ग हैं वो मुख्य रूप से 10 उपसर्ग माने गए हैं हिंदी भाषा में, और उनको अपनाया गया है। आ, अन, क, कु, अध, औ, औ, नी, भर, सु, सा, उन, दु, बिन, ये सभी जो है वो हिंदी के उपसर्गों के अंतर्गत आते हैं। इनका अर्थ भी होता है, अ और अन का अर्थ होता है अभाव के रूप में, क और कु का अर्थ होता है बुराई के रूप में, अध का मतलब होता है आधा, औ और औ का मतलब होता है हीनता, नी का मतलब निषेध, भर का मतलब पूरा, सु और सा का मतलब साथ या उत्तम, अत्युत्तम जिसको बोलते हैं हम, उत्तमता के रूप में, उन का मतलब एक कम, दु का मतलब कम या बुरा, बिन का मतलब अभाव या बिना। अब इन सब उपसर्गों पर मैं आपको एक एक दो उदाहरण बताती हूँ, क्योंकि जब कभी हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को करने के हमारा कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही है। जब तक हम उसको प्रैक्टिकल रूप में यानी अभ्यास के रूप में नहीं करते हैं तब तक उसमें पूर्णता नहीं आती है। तो यहाँ पर हम इन सभी उपसर्गों के माध्यम से एक एक शब्द बनाते हैं। अब यहाँ पर लिखा है आ और अन, तो यहाँ पर जो है आ से बन गया अचर। क्या शब्द बन गया? अचर। चर का गणित की भाषा में चर और अचर संख्याएं होती हैं, वो आप जानेंगे। और यहाँ पर हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया चर मूल शब्द में। ऐसे ही अनमोल, मोल, अनमोल, अनपढ़, ये सभी शब्द जो है वो हम आ और अन पर बना सकते हैं। का पर जो है वो हम कपूत शब्द बना सकते हैं। कपूत का मतलब होता है बुरा पुत्र, और कु का मतलब होता है बुरा यानी कुविचार। हम यहाँ पर इस प्रकार से शब्द लिख सकते हैं। अध का मतलब होता है आधा, तो यहाँ पर हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा अधपका या अधखिला। क्या बनेगा? अधखिला, यानी जो अभी पूरी तरह से नहीं खिला हुआ है, फूल जिसको बोल रहे हैं। औ का मतलब है अवघट, अवघट, अवघट दानी, आप लोगों ने सुना होगा शब्द। और औ का यहाँ पर हम लिख सकते हैं अवगुण। क्या लिख सकते हैं हम? अवगुण लिख सकते हैं। नी का मतलब होता है निषेध, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं निडर। क्या शब्द लिख सकते हैं? निडर शब्द लिख सकते हैं। भर का मतलब होता है पूरा, तो अगर हमने यहाँ पेट शब्द लिखा है तो इसमें हम अगर भर उपसर्ग जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? भरपेट। ठीक है।
इसी प्रकार से सु उपसर्ग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुविचार। क्या होगा, सुविचार। और अगर दूसरा हमारा स उपसर्ग है तो यहाँ पर हो जाएगा सपूत। क्या हो जाएगा, सपूत हो जाएगा। उन का मतलब होता है एक कम। यहाँ पर हमारी जितनी भी हिंदी की संख्याएं होती हैं, जैसे कि हम कहे हैं 29, क्या कह रहे हैं हम, 29, ठीक है। 79, क्या कहा हमने, 79। अर्थात किसी भी पूर्ण संख्या में, यानी जो हमारी इवन एंड ऑड संख्याएं होती हैं, आप उस तरीके से उनको ले सकते हैं इंग्लिश में। और हिंदी में जो हमारी विषम संख्याएं होती है, सम संख्या और विषम संख्या, तो 29, 79, 49 ये सभी जो है वो इस उन उपसर्ग से बने हुए हैं। दु का मतलब होता है कम, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दुबला। क्या लिख सकते हैं हम, दुबला शब्द लिख सकते हैं। बिन का मतलब होता है अभाव या बिना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिन बोले। क्या लिख सकते हैं, बिन बोले, बिन कहे, बिन सुने, ठीक है। तो ये सभी शब्द जो है यहाँ पर बोले शब्द का बजाय हम बिन बोला शब्द लिखेंगे, क्योंकि जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तब बिन बोले शब्द आ सकता है। तो आप लोग देखिए कि इन सभी उपसर्गों पर हमने क्या किया, एक एक दो दो शब्द, एक एक दो दो उदाहरण मैंने आपको दिए। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक से जो हमारी हिंदी व्याकरण है उसमें से इस पाठ को पढ़ेंगे और वहाँ पर जितने भी शब्द दे रखे हैं आप उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है तीसरे नंबर पे, संस्कृत के अव्यय। ये भी जो है वो हिंदी उपसर्गों के भेद में आता है, संस्कृत के अव्यय शब्द। अब आप लोग देखें कि उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मैंने आपको 7 उपसर्गों के बारे में बताया है। कु, अध, चिर, अंतर, पुरा, पुनर, सत। अब इनका जो अर्थ है, कु का अर्थ है बुरा, अधः का अर्थ होता है नीचे, चिर का अर्थ होता है बहुत, अंतर का अर्थ होता है अंदर, पुरा का अर्थ होता है प्राचीन, पुनर का मतलब होता है फिर, सत का मतलब होता है अच्छा। अब इन पर जो है मैं आप लोगों को एक एक उदाहरण बता देती हूँ। कु यहाँ पर बुरा से मतलब है, तो यहाँ पर हम कुबुद्धि लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कुबुद्धि। अब आप देखिए कि बुद्धि तो क्या शब्द है, मूल शब्द है, लेकिन उसमें हमने कु उपसर्ग जोड़ दिया तो वो कुबुद्धि हो गई, यानी बुरी बुद्धि। अधः का मतलब होता है नीचे, तो हम यहाँ पर शब्द लिख सकते हैं अधोगति। क्या लिख सकते हैं, अधोगति। ये जो विसर्ग है ये यहाँ जाकर के ओ की मात्रा में बदल गए हैं। ये मैंने आपको किस संधि में समझाया था, ये मैंने आपको विसर्ग संधि के नियम के अनुसार समझाया था, ये भी हमें ध्यान रखना है। चिर का मतलब होता है बहुत, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चिरकाल। क्या शब्द लिख सकते हैं हम, चिरकाल। दूसरा शब्द लिख सकते हैं चिरजीवी। क्या शब्द लिखेंगे हम, चिरजीवी। अंतर, अंतर का मतलब होता है अंदर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय। क्या लिख सकते हैं हम, अंतरराष्ट्रीय, अंतरदेशीय, अंतर क्षेत्रीय। बहुत सारे शब्द हैं जो हम इस पर इस उपसर्ग के माध्यम से बना सकते हैं। पुरा का मतलब होता है प्राचीन। पुरा का मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है, तो पुरा काल या पुरातत्व हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पुरातत्व, पुरा काल। पुनर, दूसरा हमारा जो उदाहरण उपसर्ग है वह है पुनर। पुनर का मतलब होता है फिर, तो पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, ठीक है। ये सभी हमारे जो है इसके क्या है, पूरा पुनर्निर्माण, ठीक है, पुनर्निर्माण या पुनर्जन्म, ये इसके उदाहरण हो गए, ठीक है। पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण। सत का मतलब होता है अच्छा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सत्कर्म। क्या लिख सकते हैं हम, सत्कर्म। अब यहाँ पर हम एक और शब्द लिख सकते हैं सत्संग। क्या लिख सकते हैं हम, सत्संग। सत्संग शब्द को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे संस्कृत के अव्यय शब्द हैं, संस्कृत के अव्यय शब्द हैं, और ये हमारे जो है वो हिंदी के उपसर्ग हैं।
अब एक अंतिम जो बचा हुआ है वो चौथे नंबर पे कौन सा है, वह है उपसर्ग के भेदों में विदेशी उपसर्ग अर्थात उर्दू या फारसी के उपसर्ग या अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, अब हम उसका अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, उपसर्ग के जो चौथा भेद है वह है विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्गों के अंतर्गत जो है वो उर्दू फारसी के उपसर्ग आते हैं और अंग्रेजी के उपसर्ग आते हैं। हम यहाँ पर कुछ उर्दू के उपसर्ग ले रहे हैं जिनमें है ना, ब, बद, बा, बे, ला, हम, गैर। ये सभी जो है उर्दू के उपसर्गों के अंतर्गत आते हैं। ना का मतलब होता है नहीं या अभाव, बा का मतलब बे के साथ या अनुसार, बद का मतलब होता है बुरा, बा का मतलब होता है के साथ, बे का मतलब बिना, ला का मतलब बिना और नहीं, और हम का मतलब होता है साथ या समान, गैर का मतलब होता है निषेध। अब हम इन पर जो है वो एक एक उदाहरण लेते हैं। ना, अगर हमने यहाँ पर लायक शब्द लिखा हुआ है तो इसके आगे अगर हम ना उपसर्ग को जोड़ते हैं तो वो क्या शब्द बन जाएगा, नालायक। ऐसे ही दान शब्द लिखा हमने, लेकिन इसके आगे अगर हम ना उपसर्ग जोड़ देते हैं तो क्या शब्द बन जाता है, नादान शब्द बन जाता है। इसी प्रकार से ब, तो यहाँ पर बा उपसर्ग हम अगर ले रहे हैं तो बा उपसर्ग के अंतर्गत जो है वो हम कई सारे शब्दों को बना सकते हैं। एक तो मैंने बनाम, क्या लिखा मैंने, बनाम, यानी उसके नाम के अनुसार वो बन गया, के अनुसार, बनाम या बखूबी, क्या कहते हैं हम, बखूबी आपने ये काम करके दिखा दिया, तो बखूबी। ऐसे ही बद, बद का मतलब होता है बुरा, तो बद शब्द पर हम ऐसे कौन कौन से उदाहरण ले सकते हैं ये आप लोग देख सकते हैं। बद शब्द पे हम लोग जो है बदनाम, बदसूरत, बदबू, ठीक है, ये सभी लिख सकते हैं। क्या कहा मैंने, बदनाम, तो ये भी हम लिख सकते हैं, बदसूरत ये भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कई सारे उदाहरण यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, बा का मतलब होता है के साथ, बा। अब बा शब्द जो आया है वहां पर हम लिख सकते हैं बाकायदा, बाइज्जत, बामौका। तो बाकायदा शब्द अगर हम बाइज्जत कर सकते हैं, यहाँ पर हम बाइज्जत शब्द लिखेंगे तो वो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और बे, बे का मतलब होता है बिना, तो बे शब्द का मतलब क्या होता है, बिना, बेकाम, बेवजह है। अगर हम ये शब्द कहते हैं बेवजह आपने मेरा समय नष्ट किया, तो इस प्रकार से हम कई सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ला का मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ला का मतलब होता है बिना या नहीं। अब ला शब्द पर, ला उपसर्ग पर जो है हम कई सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। एक हमने यहाँ पे लिखा इलाज, क्या शब्द लिखा मैंने, इलाज शब्द लिखा, लेकिन हम यहाँ पर ला उपसर्ग को जोड़ते हैं तो वो ला इलाज हो जाता है। हम का मतलब होता है साथ या समान, तो जैसे हमने कहा हम राही या हम सफ़र, हमदम, हम सफ़र, इस प्रकार से जो है हम बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं या बहुत सारे शब्दों का हम निर्माण कर सकते हैं। गैर का मतलब होता है निषेध, तो यहाँ पर हम शब्द लिख सकते हैं गैर जिम्मेदार, क्या शब्द लिख सकते हैं हम, गैर जिम्मेदार। ठीक है, तो ये सभी शब्द देखो बेटा, ये जो है विदेशी उपसर्ग अर्थात उर्दू के उपसर्ग के अंतर्गत ये सभी उपसर्ग हमने लिए और इन पर मैंने आप लोगों को एक एक दो दो उदाहरण भी बताए। अब हम विदेशी उपसर्ग के अंतर्गत ही अंग्रेजी के उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी भाषा में हमने इन उपसर्गों को भी अपना लिया है। ठीक है, इनमें जो सबसे पहला उपसर्ग है वह है सब, फिर दूसरे नंबर पे है डबल, तीसरे नंबर पे है डिप्टी, चौथे नंबर पे है फुल और पांचवें नंबर पे हाफ, छठे नंबर पे है वॉइस। अब इन सब का मतलब भी होता है, इनका अर्थ होता है, सब का मतलब होता है अधीन, डबल का मतलब होता है दुगना, डिप्टी का मतलब होता है उप, फुल का मतलब होता है पूरा, हाफ का मतलब होता है आधा, वॉइस का मतलब होता है उप। अब इन पर मैं आपको एक एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। सब डिवीजन, हम क्या करते हैं यहाँ पर, सब डिवीजन। अब आप देखिए कि सब डिवीजन शब्द का प्रयोग हम हिंदी भाषा में भी करते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे डिवीजन शब्द था और सब शब्द हमने क्या, सब उपसर्ग इस पे जुड़ गया है।
ऐसे ही डबल, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डबल रोटी। रोटी शब्द को हम प्रयोग करते ही हैं हिंदी भाषा में, लेकिन हम जो है डबल रोटी, डबल शब्द का भी प्रयोग करते हैं, अर्थात जो डबल है वो अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग के अंतर्गत आता है, उसका हम प्रयोग करते हैं। ऐसे ही डिप्टी शब्द है, डिप्टी का मतलब होता है उप, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिप्टी कमिश्नर। क्या लिख सकते हैं? डिप्टी कमिश्नर। अब आप देखें कि हम यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर शब्द लिखा हमने, तो कमिश्नर शब्द तो होता ही है, लेकिन जब हम उसमें डिप्टी उपसर्ग जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। फुल का मतलब होता है पूरा, तो हम यहाँ पे हिंदी भाषा में हम कहते हैं स्वेटर, स्वेटर शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि हम फुल स्वेटर पहनेंगे, तो फुल जो हमारा शब्द है या जो हमारा शब्दांश है वो हमने अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं? फुल स्वेटर। यहाँ पर आया हाफ, हाफ शब्द, हाफ में जो है हाफ का मतलब होता है आधा। अब आधा क्या? हम कहते हैं हाफ पैंट, हाफ पैंट। तो हाफ पैंट आजकल जो कैपरी वगैरह ये चल रहे हैं, इसको हाफ पैंट के तरीके से लोग बाग पहन रहे हैं, तो हाफ पैंट का भी प्रयोग करते हैं, हाफ शर्ट का भी प्रयोग कर देते हैं। तो ये सभी जो है वो क्या है? ये सभी जो है वो हम अंग्रेजी भाषा के उपसर्गों के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही है वाइस, वाइस का मतलब होता है उप। अब वाइस चांसलर, हमने यहाँ पर क्या लिखा? वाइस चांसलर, ठीक है। तो वाइस चांसलर, चांसलर शब्द तो होता ही है, लेकिन अगर हम वाइस उस पर जोड़ देते हैं तो वाइस चांसलर बन जाता है, यानी उप चांसलर, उप विधायक जो भी है वो कह सकते हैं हम यहाँ पे। इस प्रकार से जो है हमने ये देखा कि विदेशी उपसर्ग अर्थात उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी भाषा के उपसर्गों के अंतर्गत हमने इन सभी उपसर्गों का अध्ययन किया। और प्यारे बच्चों, जो मैंने शुरुआत में आप लोगों को कुछ उद्देश्यों के बारे में बताया था कि हमें शब्द और शब्दांश के बीच में क्या अंतर होता है, वो हमने इन उपसर्गों के माध्यम से जान लिया है। दूसरी चीज़ हमने ये भी कहा था कि हमें जो है वो नए शब्दों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग ये देखिए कि जितने शब्दों का निर्माण हम करेंगे, समझ लीजिए उतने ही शब्द भंडार हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर उपसर्ग पाठ जो है वो समाप्त होता है। अगले पाठ प्रत्यय के साथ मैं आपको अगले अपने वीडियो में मिलूंगी। धन्यवाद।